नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो कृपया इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत समय जो होता है वो कीमती होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप टाइम को वेस्ट ना करें। लेकिन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जो टॉपिक मेन है, अर्थात कि पिछले साल जिनसे क्वेश्चन बना था, उन सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा और उनसे गारंटी है कि आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा अभी कुछ घंटे समय है, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे जानकारी के अनुसार कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का। और उन सारे स्टूडेंट से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिनका भी एग्ज़ाम कल है वे कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन बता देंगे तो दूसरा कोई टॉप कर जाएगा या फिर दूसरा कोई क्वालिफाई कर जाएगा। क्वालिफाई करने वाले ऐसे भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन दे चाहे ना दे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन शेयर करने का मन है तो आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए, चाहे व्हाट्सएप में भेजिए या फिर टेलीग्राम में भेजिए, आप कहीं भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से मुख्य टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना जरूरी है। पहला चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ के जाना है डी ब्रोगली मैटर वेव्स। केवल इसका जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का केवल आपको इक्वेशन जो हैमिल्टोनियन फॉर्म में है उस इक्वेशन को देख के जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सब जो अपॉज प्रिंसिपल है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, किस प्रकार से फिलिंग होता है। शेप से क्वेश्चन आता है, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल का आपको शेप देख लेना है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक साइज घटेगा बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कब क्या होगा। तो इन सभी से क्वेश्चन बनता है। तो पीरियोडिक टेबल से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आपको देख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कम क्वेश्चन आता है। एक्चुअली आप देख लीजिएगा, VSEPR थ्योरी से आता है कि जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ये कम्प्लेक्स दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि जियोमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। इन सभी क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए रेजोनेंस से भी क्वेश्चन बनता है। रेजोनेंस से आप देख लीजिएगा कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट से आपको देख लेना है, पोस्टुलेट से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, वैसे वैंडरवाल्स इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वैंडरवाल्स इक्वेशन को देख लेना है। गैसियस स्टेट में जो मैंने वैंडरवाल्स इक्वेशन बताया कि वैंडरवाल्स इक्वेशन ने वॉल्यूम का क्या करेक्शन किया था, उसके बाद प्रेशर का क्या करेक्शन किया था, उससे क्वेश्चन गारंटी है आएगा, क्योंकि पिछले साल भी आया था, ठीक है। RMS वेलोसिटी आपको देख लेना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये तीनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन छप गया है ऐसा सोच करके चलिए, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट से जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, वो चीज़ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। आपको जो ब्रेक्स का इक्वेशन दिया गया है, केवल ब्रेक्स का इक्वेशन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिए, उससे जरूर से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। लो ऑफ क्रिस्टल वगैरह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 3 लो होता है, केवल इसको भी जान लेंगे तो काफ़ी है। 3 लो, उसका नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्मोडायनामिक्स में क्या पूछा जाएगा। जो छोटे छोटे टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो बनते हैं, जैसे कि हीट से, वर्क से, एनर्जी से, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, तो उन सबसे क्वेश्चन बनता है। और इसमें देखिए टेम्परेचर, प्रेशर और गिब्स फ्री एनर्जी से बनता है। डेल जी आपको देखना है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच आपको देखना है जो कि है इंथैल्पी। डेल एस आपको देखना है जो कि रेंडमनेस होता है, जिसे हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। तो ये तीनों ही फैक्टर देख लेना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है डेल यू का, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से आपको ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, उसको देख लेना है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इतना है, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको इक्वेशन देख लेना है, उसका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है। जीरो ऑर्डर और रिएक्शन का आपको देखना है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का आपको देखना है, ठीक है। उसका हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ को भी आपको देख लेना है, हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन सभी को देख लेना है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता, थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। इनका आपको इक्वेशन देख लेना है। उसके बाद आपको उनका जो हाफ लाइफ है उसको देख लेना है, ठीक है। कैटलाइसिस से देख लेना है, कैटलाइसिस जो आर्हेनियस का इक्वेशन है,
AE-EA/RT जो इक्वेशन आरएनएस के द्वारा दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लेना है, आरएनएस का इक्वेशन, ठीक है। ट्रांजिशन थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेना है और एक्टिवेशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेना है। एक्टिवेशन से आता है ग्राफ आता है एक्चुअली, ठीक है। एक्टिवेशन से याद रखेंगे ग्राफ आता है, छोटा मोटा ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे कि इस टाइप से ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी किसी का कम रहेगा तो उसमें पूछा जाएगा कि किसका रेट ज़्यादा होगा। तो एक्टिवेशन जितना एनर्जी जितना कम, रेट उतना ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, थोड़ा सा ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आज ही पढ़ा दिया है। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंडक्टेंस से क्वेश्चन बनता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना था पिछले साल, तो इसे देख लीजिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी और रिएक्टिविटी का, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो आपका रिलेशन है उसको देख लेना है, ठीक है। और कोलहार्स लॉ से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। कोलहार्स लॉ आसान है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। आरएनएस थ्योरी को आपको देख लेना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा गया था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर को थोड़ा सा देख लेना है कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है, इससे क्वेश्चन बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे तो आप EMFs ऑफ सेल देख सकते हैं, नर्न्स इक्वेशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। गैल्वेनिक सेल से जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है। ई सेल निकालने के लिए कहा जाता है EMF ऑफ द सेल, ठीक है। EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए कहा जा सकता है। स्टैंडर्ड इनॉट निकालने वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक आपको इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, कम्प्लेक्स देखना है, कम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको देख लेना है। वेरनर थ्योरी से भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरनर थ्योरी एक्चुअली कुछ होता नहीं है, एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो कंसेप्ट है उसी को हम लोग वर्नर थ्योरी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी किस प्रकार से निकालना वो चीज़ आपको जानना है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है उसको थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इन सब से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी आपको देख लेना है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन को आप भूलिएगा मत। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझ करके चलिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ छप गया, ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण कौन कौन सा एलिमेंट का आपका एटॉमिक साइज जो है वो जो रेडियाई होते हैं जो बराबर होते हैं उन सबको आपको देखना है, ठीक है। आयोनिक रेडियाई, सेपरेशन, इन सबको जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा देख लेना है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मैंने नहीं पढ़ाया है तो मेरे ख्याल से मैं कल पढ़ा दूंगा, लेकिन कल जिनका एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा देख लें खुद से, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें। इसमें थोड़ा सा रिएक्शन सबको देख लेना है। NH3 और लिक्विड SO2 का देख लेना है, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट विद रेफरेंस टू द NH3, लिक्विड NH3 और लिक्विड SO2 के संबंधित जो रिएक्शन है उनको देख लेना है, उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री में आपको देना इंटरफेरेंस वाला जो आता है फोटोकेमिकल प्रोसेस देखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ से आपका यहाँ पर बन सकता है, स्टार काइंस्टाइन लॉ से बन सकता है, जेवलॉन्स्की डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिए। जेवलॉन्स्की डायग्राम खास करके फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस से वो क्वेश्चन समझ करके चलिए छप गया है, ठीक है। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस आपको देख लेना है। क्वांटम यील्ड भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस से JSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा एसिड, कौन सा हार्ड एसिड है, उसके बाद कौन सा सॉफ्ट एसिड है, कौन सा सॉफ्ट बेस है, लुईस एसिड कौन सा है, ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी आपको पढ़ना है, ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होगा, ब्रोंस्टेड बेस कौन सा होगा, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेसिस से, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से आपका हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा। रेजोनेंस इससे पहले भी आया था, रेजोनेंस से भी क्वेश्चन बनता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा अल्फा H मतलब हाइपर कंजुगेशन, और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। यही फेवरेट क्वेश्चन है। चार आपका यहाँ पे चार आपका ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो हाइपर कंजुगेशन के आधार पर आपको उसको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वही आपका क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इंडक्टिव फील्ड, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट से क्वेश्चन बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप सभी को पता ही होगा। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से देखिए दोस्तों, इसमें SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन E1 E2, ठीक है। उसके बाद कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कौन सा फास्ट स्टेप होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सब क्या होता है, इनको आपको देख लेना है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ठीक है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटाइन, कार्बनायन और फ्री रेडिकल, कार्बिन्स और नाइट्रीन्स, ठीक है। ये सब बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको चार ऑप्शन, चार आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स दे दिए जाएंगे।
जाएंगे, बोले जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से, मैंने पढ़ा चुका है, उसको आपको देख लेना है। कार्बोनाइंस के बारे में 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कौन सा कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और फ्री रेडिकल्स, ये तीनों चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा देखना है। कार्बिन से भी क्वेश्चन बनता है और नाइट्रिन और कार्बिन से कम बनता है, लेकिन कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ करके चलिए। हर एक पेपर में ये छप चुका है, ठीक है। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 2 नोमेनक्लेचर आएगा, DL हो, RS हो या फिर EZ हो, इसमें से 2 आपका नोमेनक्लेचर आएगा। मिनिमम एक क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। कायरलिटी आपको देखना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, 4 में से कौन सा आपका इनेंसोमर है, कौन सा डायस्टेरियोमर है, कौन सा पेयर डायस्टेरियोमर है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एरिथ्रो एंड थ्रियो के बारे में देखिए दोस्तों, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको देख लेना कि एरिथ्रो कौन सा है, थ्रियो कौन सा है, ठीक है। मेसो कंपाउंड क्या है, रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आप रीडिंग भी कर लेंगे तो आप इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से तो वही MG, LI और जेरेन का इसमें पूछा जाएगा। इसमें तो और कुछ कहना नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, सभी चीज़ों का आप देख लीजिएगा। उसका प्रिपरेशन, रिएक्शन और प्रॉपर्टीज, ये 3 चीज़ तो आपको देखना ही है। और तीनों का रिएक्शन लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग सेम होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल MG का पढ़ लीजिए, और MG और LI का लगभग सेम होता है, जेरेन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैंने इसको करवा दिया है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, एक ऐसा चैप्टर जो कि सर के ऊपर से गुजर जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट का समझ ही नहीं आता है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है। यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कीजिएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, ठीक है। उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ों को आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट होता क्या है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन में अगर घुसेंगे तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, जो भी आपको वीडियो अच्छा वीडियो मिलेगा उसको देख लीजिएगा। बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा इससे संबंधित देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, खास करके कौन सा यहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से खास करके बनता है, ठीक है। कौन सा लिबो है, कौन सा डेक्स्ट्रो है, ठीक है। नोमेनक्लेचर, इसमें भी नोमेनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट्स में भी नोमेनक्लेचर आपका आ जाता है, ठीक है। कौन सा डी ग्लूकोज है, कौन सा एल ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये सब आ जाता है। RS नोमेनक्लेचर भी इसमें आता है। EZ नोमेनक्लेचर भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलेगा। इसमें एनोमर्स देख लीजिएगा, एनोमर्स से क्वेश्चन बना था पिछले साल। एनोमर्स, एपीमर्स क्या होता है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब आपको देख लेना है। म्यूटा रोटेशन से भी क्वेश्चन बना था, म्यूटा रोटेशन भी आपको देख लेना है, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन भी थोड़ा सा देखना है। पॉलीमर से संबंधित जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, विनाइल पॉलीमराइजेशन, ये सबको देखना है। ये सब देखिएगा। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन देखना है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और इपॉक्सी रेजिन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको देखना ही होगा। इनके बिना आप पॉलीमर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनके बिना पॉलीमर अधूरा है। इन तीनों ही टॉपिक को आपको देखना ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग एल्केन, एल्किन और एल्काइन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से इस चैप्टर से बन सकता है मैक्सिमम, लेकिन याद रखेंगे मिनिमम 10 क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछे जाएंगे एल्किन, एल्केन और एल्काइन से, ठीक है। इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और आपका उसका जो रिएक्शन, ये तीनों चीज़ को ही देख के चलना है। एल्केन, साइक्लोएल्केन और एल्किन का तीनों चीज़ को देखना है। इसका प्रिपरेशन तीनों के लिए, एल्किन के लिए भी प्रिपरेशन उसका देखना है, उसका क्या रिएक्शन है, उसका प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ देखना है। और एल्काइन के लिए भी सेम है। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में अगर हक्कल रूल देखिएगा, अर्थात कि इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है, उसको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको देखना है। उसके बाद आते हैं स्टडी ऑफ सम रिएक्शन। इसमें तो पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। 10 रिएक्शन है, 10 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे और इसको पढ़ के जाइएगा। तो 10 रिएक्शन है और 10 रिएक्शन में आपका 10 करेक्ट करके आएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन आता है, जैसे कि केनिसारो रिएक्शन से आपका हाइड्रोजन शिफ्ट के बारे में ये समझ करके चलिए कि क्वेश्चन छप ही गया है, वो वाला हमेशा हर पेपर में पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे जो भी है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, एल्डोल रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन, केनिसारो रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन, उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, प्राइस रिअरेंजमेंट, क्लेसमैन रिडक्शन, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ को आपको यहाँ पे देख लेना है, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते विथ मैकेनिज्म, ठीक है। विथ मैकेनिज्म, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैकेनिज्म देखना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
मैंने पिछले बार बच्चों को कहा था कि मैकेनिज्म मत दिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो मैंने गलती किया था। पिछले बार मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैं इस बार उस गलती को सुधार कर रहा हूँ। मैकेनिज्म आपको अवश्य ही देखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन शॉर्ट में आपको देखना है किस रीजन में होता है और कितना से कितना तक रीजन होता है, वो सबको आपको देखना है। यूवी, IR, NMR, मास स्पेक्ट्रो, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और समय बहुत मूल्यवान है, खास करके अभी एग्ज़ाम से पहले। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन करें, अच्छे से सोएं और कल जा करके अच्छे से एग्ज़ाम दें। मैं उम्मीद करूंगा कि केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे से परफॉर्म करें और सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर से लिख सकते हैं। और उन स्टूडेंट से अनुरोध रहेगा कि जिनका एग्ज़ाम कल है, कृपया कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है उसे शेयर करें, या फिर व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं पर्सनली, या फिर आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।